हेलो एवरीवन। आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1। ये मेरे पर्सनल नोट्स जिन्हें मैंने बनाया रमेश सिंह सर की बुक से। और इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा लोग नितिन सिंघानिया भी पढ़ते हैं, बट दोनों ही बेटर है। आप जो जो यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? वेल, इट इज़ अ डिसिप्लिन। इसमें हम पढ़ते क्या है? इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अब किसी एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास कोई एक गिवन एरिया है, ठीक है। कोई गांव हो सकता है, कोई कोई स्टेट हो सकता है, या लेट्स से कोई छोटा एरिया है। अब इधर कुछ लोग रहेंगे ऑब्वियसली। अब ये अपना रहन सहन करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। लेट्स से अगर ये गांव का इलाका है तो ये लोग खेती ज़रूर करेंगे। उनके लिए लैंड एक रिसोर्स हो गया। खेती करते टाइम इनको सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर खेती अच्छे इक्विपमेंट से कर रहे हैं तो डीजल वगैरह भी उनका रिसोर्सेज है। तो इकोनॉमिक्स से हम यही पढ़ते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा। स्कार्स का क्या मतलब है? ये रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। ओके, आई मीन ये लिमिटेड अमाउंट में है। ऑब्वियसली डीजल अगर हम बात करें तो ये लिमिटेड है। इसके अलावा लैंड भी अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ऑलराइट। इसके बाद अब स्कार्स रिसोर्स का यूज़ किस लिए कर रहा है मैं आपको बता चुका हूँ। टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। इस रिसोर्स का यूज़ करके हम वो कमोडिटीज, वो गुड्स बनाएंगे जो लोगों को चाहिए। ऑलराइट। इसके अलावा इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस। हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअल या कोई फर्म या गवर्नमेंट या अदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने इकोनॉमिक चॉइसेस को बनाते हैं, इसमें भी ये भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। ऑलराइट। और एक फर्दर डेफिनेशन है, इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। मानवता की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की मेजरली दो ब्रांच है। एक तीसरी ब्रांच भी हुआ करती थी, बट अब उसके बारे में वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही बुक में है, तो उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहली माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेल, जब आपको ये डेफिनेशन में करा रहा था जिसमें हम इंडिविजुअल्स, फर्म्स, इनकी इकोनॉमिक चॉइसेस के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स। लेट्स से कोई हाउस होल्ड हो सकता है, हाउस होल्ड या कोई फर्म या फिर कोई इंडस्ट्री। जब हम इनकी इकोनॉमिक चॉइसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही जब मैं इकोनॉमिक स्टडी करूं ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल का मतलब है जैसे ऑन लेट्स एग्जांपल, जैसे कंट्री में किसी एक पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है कंज्यूमर, हाउस होल्ड, जैसे मैंने अभी बताया, किसी एक बिजनेस के बारे में पढ़ना, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में, ये दोनों क्या है, क्या फ़र्क है। बच्चे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी। जब मैं लोगों की इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करता हूँ तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। और जब ये स्टडी
ये जो हमने पढ़ा है इसको हम एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। ऑलराइट, इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक्स इन एक्शन। जब मैं इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करता हूँ तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया, जो किससे कंसर्न रखता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑल एक्टिविटीज़ that related to production, consumption, trade of goods and services in a geographical area। किसी एक geographical area में सारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ उस जगह की इकोनॉमी को बनाती है। पूरा लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मैं इसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली अभी 2024 में इधर से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि माइनिंग कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने आंसर टर्शियरी सेक्टर लगा दिया था, उनका गलत हो गया तो वो हमसे लड़ रहे थे। खैर जाने देते हैं, मेरा आंसर सही था वैसे। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। ये क्या होता है? देखिए, जब किसी गिवन रीजन में मैं इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहा हूँ, और कैसी इकोनॉमी एक्टिविटी? जब मैं यहाँ के डायरेक्ट जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लेट्स से ज़मीन है और मैं यहाँ पे खेती करता हूँ। तो यहाँ से जो भी उपज होगी, मैंने डायरेक्ट इस लैंड का एक्सप्लॉयटेशन किया, इस लैंड को यूज़ किया, तो यहाँ से जो भी मेरे को मिल रहा है वो मेरा किस सेक्टर का पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। ऑलराइट। अच्छा, 2024 में अभी हाल ही में जो क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बता दिया, माइनिंग। अब माइनिंग प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट उस लैंड को खोद कर वहाँ से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, मेटल्स हो सकते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है, गोल्ड, कोल या कोई मेटल है, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मिनरल्स, ये भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ऑलराइट। तो डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? डील्स विद एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हम मछली पालन करते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। इसके अलावा एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज रूरल रादर देन अर्बन बेस्ड। ये एक छोटी सी बात है, जो आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वो मेजरली रूरल होती है, बजाय इसके कि वो अर्बन हो। अर्बन और रूरल मतलब ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण, गांव से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हुआ है, आप उसका यूज़ करके कुछ एक उसको प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्रीकल्चर करके वीट बनाता हूँ और मुझे बिस्किट चाहिए, तो मैं फैक्ट्री में वीट को प्रोसेस करके उसमें शुगर मिला के, पाउडर, फ्लावर बना के तो उसका बिस्किट बनाऊँगा। तो ये सारा जो खर्चा है इस पर, यह जो भी एक्टिविटी है, ये किस में आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी सेक्टर में आपके सामान प्रोड्यूस हुआ है, वो इसके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसके एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। ऑलराइट। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हालांकि आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। किस चीज़ का बदलाव? फ्रॉम एन एग्री
बेस्ड इकोनॉमी यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से चेंज होके हम कहाँ जा रहे हैं, इकोनॉमी बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर, यानी हमने एग्रीकल्चर को छोड़ के किस पे हमारा मेन फोकस जा रहा है, मैन्युफैक्चर पे। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आम तौर पे देखा जाता है, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको एसोसिएट किया जाता है इंक्रीज इन टोटल इनकम से। यानी अगर कोई इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी जो इनकम है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऑलराइट, इसके बाद तीसरा सेक्टर आता है टर्शरी सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर में आपने सामान डायरेक्ट बनाया है उसको रिसोर्सेज का यूज़ करके। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आपने इस सामान से कुछ और प्रोडक्ट्स बनाए, ओके, फिनिश गुड्स बनाया। टर्शरी सेक्टर में क्या होगा, यहाँ जो सामान बना है इसको कंज्यूमर्स तक पहुँचाना टर्शरी सेक्टर का काम है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू बिजनेस को एंड कंज्यूमर बाय सेलिंग द गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनीज द्वारा बनाए गए गुड्स को सर्विस सेक्टर क्या करता है, वो बिजनेस से वो चीज़ें खरीदता है और डायरेक्ट लोगों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है रिटेलर्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल कंपनीज, तुम्हारा बैंक और LIC कंपनी वगैरह, ये सब भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं, सर्विस सेक्टर के भी सर्विस सेक्टर को सब डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले क्वाटरनरी सेक्टर, ऐसे सेक्टर जो बेस है नॉलेज के ऊपर, उसको हम क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर। फॉर एग्जांपल लेट्स दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं DRDO, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे आपको किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है वो आपका क्वाटरनरी सेक्टर में आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, ऑलराइट। इट डील्स विद नॉलेज, इंटेलेक्चुअल परस्यूट इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस, कंसल्टिंग सर्विस और एजुकेशन। इन सभी एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है वो आपका क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वीनरी सेक्टर, लास्ट क्वीन सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो डिसीजन मेकिंग करता है और हाई डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल हमारे लेट्स से एग्जांपल क्या दूं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स हो गए, इनका काम क्या है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए जो आप बनेंगे आगे चल के, इन लोगों का काम क्या है, डिसीजन लेने का फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऑलराइट। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज। अच्छा, इनको गोल्ड कॉलर भी कहा जाता है। गोल्ड कॉलर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, इनको गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं। इसी टाइप से आपकी ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर जॉब्स भी होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक ये टर्म्स है इकोनोमेट्रिक्स। मुझे तो नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है कहीं, बट जो PSC है तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इट इज़ अ फील्ड that seek to apply statistical and mathematical methods to economic analysis। इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए जब हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या एनालाइज करना है हमें, माइक्रो और मैक्रो और
सॉरी, एनालिसिस में जैसे हम एनालिसिस नॉर्मल एनालिसिस करते हैं तो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे कई बार चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। विदाउट मेजर एडवांसमेंट मेड इन इकोनॉमेट्रिक्स, हमें अब सोचिए आपको पूरे नेशन की नेशनल इनकम निकालनी है, इसके अलावा बिजनेसेस फर्म्स की टैक्सेशन पॉलिसीज बनानी है, तो उसमें बिना स्टैटिस्टिक्स बिना मैथमेटिक्स का यूज़ किए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम बेटर पॉलिसीज बना पाएँ। ऑलराइट, तो इकोनॉमेट्रिक्स इसी को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली बेसिक्स है काफ़ी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? देखिए, मैं आपको ये स्लाइड दिखाने से पहले नॉर्मल बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक्स क्या है। हम रिसोर्सेज को किस प्रकार यूज़ करते हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, ठीक है, इसको हम जिसमें पढ़ते हैं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। ऑलराइट, सो ये जो रिसोर्सेज हैं इस पे किसका कंट्रोल होगा? ये जो रिसोर्सेज हमारे स्कार्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा प्रोडक्शन करने के लिए? इसके बेसिस पे हमने इकोनॉमिक सिस्टम डिवाइड कर रखे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिससे सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसको? अवेलेबल रिसोर्सेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी? अक्रॉस अ जियोग्राफिकल रीजन, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, वो कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसके बेसिस पे हमने इकोनॉमिक सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है। और जो रिसोर्सेज हमारे मेजर, आप पूरी इकोनॉमी में पढ़ोगे तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 एक्चुअली रिसोर्सेज कह लो, बहुत बेसिक है, 11th-12th में जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है आपका लैंड, कैपिटल, लेबर और फिजिकल रिसोर्सेज। वैसे इसकी जगह एंटरप्रेन्योर होता है, खैर उसको तो जाने देते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट एक्चुअली नहीं है, ठीक है, यहाँ की बात करते हैं। तो पहला टाइप का जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो है आपका मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? जब रिसोर्स पर किसका ओनरशिप है उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इकोनॉमिक सिस्टम्स को बना रखा है। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? जब आपके रिसोर्सेज पर प्राइवेट पार्टनर्स का, प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ओनरशिप होगा तो उसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इमर्जिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ये पहले ही हुआ करता था, ये ट्रेडिशनल है, ठीक है। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ने वेल्थ ऑफ नेशन की एक किताब है, इसमें इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद ही बताइए, अगर लेट से कोई एक गिवन रीजन है और यहाँ के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाती, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट लोग हैं, वो अपनी मर्जी से सामान बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे। ऑलराइट, तो होगा क्या? आप कौन सा सामान बेचोगे, कौन सा सामान बना के बेचोगे? वही सामान जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जिसके मार्केट में आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेट इंडिविजुअल, जो लोग हैं उनको कौन मोटिवेट करता है? सेल्फ इंटरेस्ट टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और इसी के ज़रिए लोगों को क्या मिलती है? गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया नोट्स बनाते टाइम, इसलिए मैं साथ के साथ डिक्टेट करता रह रहा हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म जो है उनको आप साथ के साथ ये चीज़ें नोट करते रहिएगा, पॉज करके आप ये नोट्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ज़रूर से जाके रमेश सिंह सर की वो बुक है उसका पहला चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, वापस बात करते हैं। तो ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इसी को एडम स्मिथ ने अपनी बुक में इनविजिबल हैंड के नाम से लिखा है। आप वही चीज़ बनाएंगे जिससे आपको बेनिफिट हो,
जिससे आपको प्राइस, आपको जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिले, जिसकी प्राइस मार्केट में ज़्यादा है। तो ये जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड। ठीक है। देयर शुड बी अ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स टू अटेन हायर प्रोस्पेरिटी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमें हायर प्रोस्पेरिटी चाहिए तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होनी चाहिए, यानी वो जो लेबर्स है किसी एक काम में स्पेशलाइज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इनविजिबल हैंड की बात करते हैं। फॉर इनविजिबल हैंड टू वर्क प्रॉपरली, यानी इनविजिबल हैंड अगर सही से काम, हम चाहते हैं कि वो सही से काम करें, तो हमें सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इनविजिबल हैंड का सही से काम करने के लिए ज़रूरी है डिमांड एंड सप्लाई का सही से वर्क करना। अब मैं समझाता हूँ कैसे। सॉरी, यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कॉमोडिटीज़ हैं और लोग सिर्फ इन दो कॉमोडिटीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो बाद में जो सप्लायर होगा जो सामान बना रहा है वो क्या करेगा, वो इसकी सप्लाई कम बंद कर देगा, प्रोडक्शन कम कर देगा, कम क्या हटा ही देगा, कोई नहीं खरीद रहा, तो वो सिर्फ इन दोनों ही कॉमोडिटीज़ की सप्लाई करेगा। इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आप इधर मार्केट इकोनॉमी में वही सामान बनेगा जिसकी डिमांड है। ठीक है। आप वही चीज़ सप्लाई करोगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। और इसमें क्या रहता है मार्केट इकोनॉमी, मैंने आपको बताया प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल रहता है, तो यहाँ पे लेसर द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ऐसा माना जाता था कि गवर्नमेंट का जितना रोल कम रहेगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा होगी, उतनी बेटर होगी। और बुक में एक फ्रेंच वर्ड है लेजेस फेयर, इसका मतलब है लीव इट अलोन। ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया गया है, मतलब ये कह रहा है लेजेस फेयर, गवर्नमेंट को बता रहा है कि इकोनॉमी को आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप डिमांड और सप्लाई के ज़रिए खुद को बैलेंस कर लेगा। ठीक है। बाकी डिटेल में आप, मैं कहूँगा एनसीईआरटी पहले पढ़ें। एनसीईआरटी में 11th क्लास की है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ लिमिटेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इक्विलिब्रियम। उसके बाद 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूरी पढ़नी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। दिस इकोनॉमिक सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय कॉम्पिटिशन। ये जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है इसके द्वारा बाय कंपटीशन। अच्छा, सच इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको आप नेचुरल लिबर्टी, सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी भी कहते हैं। लिबर्टी मतलब जब आप लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हो कि आप जो चाहे वो कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज़ लीगल। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल लिबर्टी, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, ये एडम स्मिथ ने कहा था। उसके बाद अब फिर इकोनॉमिक सिस्टम से मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से दो और टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं। एक आता है आपका कैपिटलिज्म और दूसरा आता है आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म आपका फर्स्ट टाइम यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ 1777 में। ऑलराइट। इसमें क्या था, इसमें आपका फोकस क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। इसमें आपका फोकस था कि आप वेल्थ को कैसे बनाए और जो प्रोडक्टिव एसेट है उनका ओनरशिप कैसे अपने हाथ में लें। प्राइवेट ओनर कैन हैव मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई गिवन रीजन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो एक, लेट्स से कोई गुड एक्स है और एक हमारे पास एक गिवन रीजन है। अब ये जो गुड एक्स है सबको चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को चाहिए, लेकिन ये बनाने वाला आदमी सिर्फ एक ही है, तब वो जो चाहे इसकी प्राइस सेट कर सकता है। इसको आप कहते हैं मोनोपोली। जब आपके पास सेल बायर्स तो बहुत सारे हों बट सेलर सिर्फ एक ही हो, तो यहाँ पे प्राइवेट ओनर कैन हैव मोनोपोली। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनर्स मोनोपोली रख सकते थे। मोनोपोली से क्या होता है, मोनोपोली से आपका कंपटीशन नहीं बढ़ता ऑब्वियसली। सॉरी, अगर एक ही आदमी प्रोडक्शन कर रहा है तो कंपटीशन होगा ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की। इसमें क्या है फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसमें फोकस रहता है आपका एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैसे एक्सचेंज करें।
ठीक है। सोनली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस है। इसमें क्या रहता है, लिटल मतलब थोड़ा बहुत, या फिर नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, इन केस अगर करती भी है तो बहुत कम करेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 1777 में अमेरिका में, यूएसए में हमने कैपिटलिज्म देखा, और तब तक लोगों को लगता था कि हाँ इस टाइप की इकॉनमी बेटर है, अच्छी है, चल रही है। लेकिन इस टाइप की इकॉनमी के बाद भी 1930 में अमेरिका को देखना पड़ा द ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है ये मैं आपको इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बताऊंगा। ऐसा समझ लीजिए कि इकॉनमी एकदम से क्रैश डाउन हो गई थी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा गिर गए थे, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस गिर गए थे, और बहुत कुछ हुआ था, मेरे को आइडिया भी नहीं है। और एक्चुअली ये इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही आपकी इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो। उसके बाद बात करते हैं जॉन मेनार्ड केन्स, इन्हीं की है द काइनेशन थ्योरी, इन्हीं को कहा जाता है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई अपोलोजाइज, मैंने शायद कुछ देर पहले एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल दिया था, सॉरी। जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और यही चीज़ हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने कहा कि दीज इकोनॉमीज टू इंक्लूड सर्टेन ट्रेंड्स फ्रॉम अदर इकोनॉमिक सिस्टम टू करेक्ट द क्राइसिस फेस्ड बाय देम। यानी यूएसए में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसको ठीक करने के लिए कुछ और मेजर्स लेने चाहिए जो दूसरी इकोनॉमीज में चल रहे हैं। ओह सॉरी। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉन मार्केट इकोनॉमी। इसको और क्या बोला जाता है, इसको स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, सेंट्री प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। मैंने क्या बताया था, कौन रिसोर्स को कंट्रोल करेगा उस बेसिस पे इकोनॉमिक सिस्टम है। मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल कर रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स। नॉन मार्केट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए इसको स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अच्छा, इसका आइडिया जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी में भी इसका जिक्र है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, मतलब जैसे हमने मार्केट इकोनॉमी को दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा, कम्युनलिज्म और सेकंड पार्ट क्या था भूल गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी। वैसे ही आपका नॉन मार्केट इकोनॉमी के दो पार्ट्स हैं, दो वेरिएंट्स हैं। एक है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है, एग्जाम्पल है आपका यूएसएसआर, रशिया। कम्युनिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है चाइना। अच्छा, मैंने क्या बताया, रिसोर्सेज पे कंट्रोल कौन करेगा, तो हम मतलब अगर गवर्नमेंट करेगी तो नॉन मार्केट इकोनॉमी, अगर प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे तो मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं जब रिसोर्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। अब गवर्नमेंट का उस रिसोर्स पे कितना कंट्रोल है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या वो सोशलिस्ट है या फिर वो कम्युनिस्ट है। पहले कम्युनिस्ट की बात करते हैं। कम्युनिस्ट क्या है, इसको हम कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन मार्केट इकोनॉमी। यानी अगर आपकी कोई इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का नो रोल, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में, जिसको भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, प्रोडक्शन करनी है, सब कुछ अंडर गवर्नमेंट होगा। जबकि सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट तो होगा ही, बट प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करेगा साथ में, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ज़्यादा होगा, प्राइवेट का उतना नहीं होगा, बट प्राइवेट का रोल होगा। जबकि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट का नो रोल। ऑलराइट,
देखो यहाँ पे क्या है, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट, स्टेट के हाथ में ओनरशिप है, रिसोर्सेज शुड बी यूज फॉर वेलबींग ऑफ ऑल। अब सोचिए अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिसोर्सेज कंट्रोल करेगा तो वो क्या सामान बनाएगा, वही सामान बनाएगा जिससे उसका क्या हो, प्रॉफिट। तो मार्केट इकोनॉमी का मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जबकि अगर मैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करूँ, नॉन मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ, तो यहाँ गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट का रोल है, सॉरी, गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई हो। ठीक है, थोड़ा आयरनिक सा लगता है सुनने में इंडिया में, खैर कुछ नहीं बोलूँगा वरना विवाद हो जाएगा। ऑल इकोनॉमिक रोल्स प्लेड बाय स्टेट ओनली, सारे इकोनॉमिक रोल्स जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्टेट करेगी। एब्सेंस ऑफ मार्केट, मार्केट का रोल नहीं होगा, मार्केट का रोल मतलब डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, नो आइडिया ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होगा। नो प्रॉपर्टी राइट गिवन टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाएंगे, यानी उनके पास ओनरशिप नहीं होगी। ये एक एक्चुअली फ्लॉ भी हो सकता है, इसको आप किसी आंसर में कोट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इकोनॉमी में अगर सिर्फ गवर्नमेंट है तो इकोनॉमी एक्टिविटीज सब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए करेगी। आपके पास मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके पास कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, वो सोचेंगे कि अगर मैं 5 घंटे काम करूँ तो भी मेरे को उतना ही मिलेगा जितना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और अगर मैं 18 घंटे भी काम करता हूँ तो भी मेरे को उतना ही मिलेगा जितना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मेरा कोई पर्सनल इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे मेरे को ज़्यादा। इसलिए इस टाइप की इकोनॉमी में यूजुअली एक ड्राइविंग फोर्स एब्सेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर साथ में काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसका फर्स्ट आइडिया कहाँ से अडॉप्ट हुआ, फ्रांस, 1944 1945, यानी उस टाइम जिस टाइम आपका वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा, मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रिसोर्सेस, नॉन मार्केट इकोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में रिसोर्सेस, मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों के हाथ में रिसोर्सेस। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी, लेकिन ऐसा ऐसे रिसोर्सेज, ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगता है कि प्राइवेट ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, वो प्रॉफिट बना पाएगा, गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर टू प्ले दोज रोल वेयर इनविजिबल हैंड कैन वर्क प्रॉपरली, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे इनविजिबल हैंड अच्छे से काम कर सकता है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज़ में बात चल रही है कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है इसमें भी अब प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी जाएगी। खैर देखते हैं कब तक होता है। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम टू बी टेकन केयर बाय द स्टेट, प्राइवेट प्लेयर्स रोल प्ले करेंगे बट जो रेगुलेशन है इकोनॉमिक सिस्टम का वो कौन देखेगा, स्टेट यानी गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया है, माना है, देयर इज नीड टू स्टेट इंटरवेंशन, यानी स्टेट को, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की, दखल देने की ज़रूरत है इकोनॉमी में, ये बेटर होता है। बट द टाइम एंड द नेचर ऑफ द इंटरवेंशन कैन नॉट बी यूनिवर्सल, इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है बट किस टाइम करने की ज़रूरत है इंटरवेंशन, कितना करने की ज़रूरत है और किस सेक्टर में करने की ज़रूरत है, ये वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की इकोनॉमी है, कैसी वहाँ की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, जैसे आपकी ज़रूरत है उस टाइप की इकोनॉमी आप, इकोनॉमिक सिस्टम को आप अपनाते हैं। बहुत सारा रेड रेड हो गया। अच्छा, बट दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड, सॉरी कहाँ गया, बट दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय सोशो इकोनॉमिक नीड्स, मैंने जैसा आपको बताया कि वहाँ की जैसी नीड्स हैं उस हिसाब से हम इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाते हैं। अच्छा, उसके बाद
ये जो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम है कहाँ कहाँ से आए, ये कुछ डाटा है जो आपकी बुक में गिवन है। पहला है वॉशिंगटन कंसेंसस। इसमें क्या था, इट इज़ अ सेट ऑफ रिफॉर्म, ये कुछ रूल्स थे, रिफॉर्म्स थे, पॉलिसीज थी, ठीक है। कहाँ पे, विच सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट किया था, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। ये इंपॉर्टेंट है, फिल्म से पूछ सकता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस में जो रिफॉर्म्स थे किसने बनाए थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। यूजुअली लोगों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो याद रहता है, बट ये भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉशिंगटन कंसेंसस का मेजर जो क्या था, मेजर आइडिया था वो क्या था, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन लीड टू, इसकी जो पॉलिसी थी उससे क्या हुआ, उससे हुआ लिबरलाइजेशन, लोगों को फ्रीडम मिली अपने मन मुताबिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें लिबरलाइजेशन पे वैसे एक्चुअली पूरा एक चैप्टर है, एलपीजी रिफॉर्म जो हमारे इंडिया में हुए थे, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको कराऊंगा। लिबरलाइजेशन मतलब टू प्रोवाइड फ्रीडम, ग्लोबलाइजेशन मतलब आपका जो गुड्स है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना, मतलब आपकी इकोनॉमी से सामान आराम से बाहर जा सकता है, वहाँ से सामान आ सकता है, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है या सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करना, उसी कंपनी में या उसी सेक्टर में प्राइवेट को उसके शेयर्स प्राइवेट को बेच देना एक्चुअली, ठीक है। यानी प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना कि आप इस सेक्टर्स में भी अब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वॉशिंगटन कंसेंसस का मेजर जो कंक्लूजन क्या निकला, कटिंग डाउन रोल ऑफ स्टेट, मैंने बताया जैसे लिबरलाइजेशन, अब आप कुछ भी तो नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं आप, जो है ग्लोबलाइज हो गए हैं, यानी आपका जो नेशन है वो सामान बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकता है, और प्राइवेटाइज कर दिया है, यानी गवर्नमेंट के रोल को कम कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, कटिंग डाउन रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के रोल को गिरा दिया, गिरा नहीं दिया एक्चुअली, कम कर दिया आउट से। इसके बाद सेकंड आता है आपका बीजिंग कंसेंसस 1978। ये एक चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसके मेजर 3 पिलर्स क्या, सबसे पहला कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, पहला पिलर जो जिस पे बीजिंग कंसेंसस बेस्ड है, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन, यानी लगातार आप चीज़ों को रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनकी इनोवेशन होगी, ठीक है। सेकेंड चीज़, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ, जो आपका ग्रोथ है उसका पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी सेक्टर ऑफ सोसाइटी पीछे ना रह जाए। एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स होंगे ऐसी अचानक से नहीं आएंगे, धीरे धीरे उनको लेके आएंगे, ठीक है। पहला कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, दूसरा पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, और तीसरा है सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सिलेक्टिव फॉरेन आइडियाज, कुछ फॉरेन आइडियाज को उनका उनको अपनाना, उनको इंक्लूड करना हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते टाइम, ठीक है। तो ये 3 मेजर पिलर थे बीजिंग कंसेंसस के। उसके बाद लास्ट आता है आपका सैंटियागो कंसेंसस। इसमें क्या है, इंक्लूजन, ये एक्चुअली बात करता है इंक्लूजन पे, कि सोसाइटी में सभी सेक्टर का इंक्लूजन हो, इकोनॉमी में सभी सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जो है वो रोल प्ले करें, कोई भी सेक्टर ऑफ सोसाइटी पीछे न रह जाए, ठीक है। तो इंक्लूजन विच शुड नॉट बी ओनली इकोनॉमिक बट सोशल टू, यानी इंक्लूजन हो, लोग मिलजुल के काम करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपना रोल प्ले करें, जो सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर ना हो बट सोशल बेसिस पर भी हो, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या, दिस वे दिस इज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। ये जो था सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा था, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा था, यानी आपकी आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ आपकी सामाजिक जो सामाजिक सुधार भी होगा, ठीक है। एंड इज बाउंड टू हैव लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। ऑब्वियसली अगर आप सोसाइटी के हर सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं तो लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लाने पड़ेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, और पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा मैं ये सब, ठीक है।
उसके बाद WBB यानी वर्ल्ड बैंक भी इससे इंस्पायर हुआ है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट टू फोकस मोर ऑन एस्पेक्ट इंक्लूजन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक ने भी इंस्पायर होकर सभी सभी नहीं मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज को कहा है कि ऐसे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़कर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए।